तो आज एक नया सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं भारत का संविधान। और इस टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने वाले हैं, है ना। भारत का संविधान एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहले तो मैं इसका सिनारियो आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आप समझिए कि आपको सबसे ज्यादा क्या फोकस करना है ना। 11 ऐसे टॉपिक है जिन पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस 11 टॉपिक को अगर आपने ऐसे पढ़े, देखिए संविधान के पाठ, संविधान के अनुच्छेद वो एक अलग चीज है, लेकिन सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है संविधान के बारे में आपको क्या आता है ना, क्या समझते हैं आप उससे। ठीक है, तो देखिए संविधान बेसिकली क्या है पहले, और उसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे वो समझाता हूं मैं आपको। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पीएससी के लिए या फिर व्यापम जो CGSSB बन चुका है, ठीक है, तो अभी CGSSB के नाम से उसे जानते हैं, व्यापम का जो क्षेत्र है उसे हम ये कहते हैं। ठीक है, अब उस आधार पर याद रखिएगा कि अगर अभी हम देखते हैं कि संविधान जो हमारा मार्क्स है अगर वो 100 पर है, 100 क्वेश्चन के आधार पर है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि संविधान के 5 से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन के 5 से लेकर 7 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, अब ये 5 से 7 क्वेश्चन कैसे होंगे, तो लगभग ये बात मान के चलिए 2 क्वेश्चन सरल होंगे और बाकी 5 क्वेश्चन थोड़े से लेवल के उठे हुए होंगे। ठीक है, यानी अब आप इसको टॉपिक के हिसाब से देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि आप ना कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखिएगा। सबसे पहला जो बात है कि संविधान की विशेषता आपको पता होनी चाहिए। यानी आप सबसे बेहतर अगर आप संविधान को समझना चाहते हैं तो संविधान की विशेषता को पकड़ लीजिए। हमेशा एक क्वेश्चन इसके अंदर से होता है ना, संविधान कैसा है आपका, संविधान का क्या इतिहास है और उसकी विशेषताएं क्या है हमारे पास, किस किस जगह से संविधान आया हुआ है, उसका निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, उसको याद रखिएगा। दूसरा, संविधान निर्माण और उसका इतिहास, संविधान के निर्माण और उसके इतिहास को बेहतर तरीके से समझिएगा। ठीक है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ है और उसका इतिहास क्या रहा है, संविधान सभा कितने थे, उसमें सदस्यों की संख्या कैसी थी, ठीक है, कितने बार बैठक हुई थी, बैठक में क्या क्या हुआ था, कब कौन सा प्रारूप तैयार हुआ था, ये सब बातें जो है ना कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक होता है हमारा संविधान और निर्माण और उसका इतिहास। ठीक है, तीसरी जो बात आती है वो है संविधान प्रस्तावना और उसका तथ्य। संविधान के बारे में कुछ ना कुछ अलग से जो सब्जेक्ट में नहीं होगा उसे अलग से कुछ तथ्य आते हैं। ठीक है, जैसे कुछ केस आ गए, कौन से केस में प्रस्तावना को मूल अधिकार के साथ जोड़ा गया है या फिर उसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, और कौन से ऐसे केस है जिनमें प्रस्तावना को उतना महत्वपूर्ण नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा संविधान की प्रस्तावना और उसके तथ्यों के अंतर्गत। ठीक है, देखिए मैं पाठ के अंदर नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बताना का प्रयास कर रहा हूं कि ये 5 से 7 क्वेश्चन कहां से होते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, पूरी किताब उठाकर पढ़ेंगे या किताब से पढ़ेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आपको फिर पढ़ना पड़ेगा उसके 22 भागों के बारे में, अनुच्छेदों को रटना पड़ेगा। ठीक है, हम इसके साथ पढ़ते पढ़ते अनुच्छेद याद कर सकते हैं, हम इसके साथ पढ़ते पढ़ते भाग याद कर सकते हैं और अनुसूचियां भी याद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बस शर्त यह है कि आप उसको किस तरीके से देखते हैं, ये मैटर करता है इस पे। ठीक, तो देखिएगा इसके अलावा अब यहां से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा नागरिकता के संबंध में। ठीक है, नागरिकता आपको थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा ध्यान देना रखना होगा कि नागरिकता के संबंध में, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि हमारे यहाँ एनआरसी का सिस्टम चालू हो चुका है। ठीक है, यूसीसी लागू हो रहा है, आपको पता होगा यूसीसी अभी गुजरात में भी लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो कुछ बातें ऐसे होंगी जो नागरिकता के संबंध में करंट अफेयर हमारे यहाँ। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि हमारे नागरिकता के संबंध में किस किस व्यक्ति को नागरिकता मिली है, बाहर विदेशी लोगों को, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि नागरिकता के संबंध में अब क्या रूल्स है और अमित शाह ने क्या क्या रूल्स बदल दिया है इसको। ठीक है, तो नागरिकता के संबंध में क्या क्या रूल्स बदले हैं ये आपको ध्यान देना होगा कि सरकार ने कौन कौन से संशोधन करके, है ना, 1955 नागरिकता संविधान संशोधन, और उसके अंतर्गत आने वाले जो जितने भी सिनारियो हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत जो भी चीजें आती है उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा नागरिकता के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आपको याद रखना है मौलिक अधिकार। ध्यान रखिएगा मौलिक अधिकार से हमेशा एक क्वेश्चन होता है और ये हमेशा घुमा फिरा कर, क्योंकि अभी देखिए धर्म का मामला चल रहा है, मार्केट में बहुत गर्म है ना,
और धर्म वाली जो पूरी बातें हैं वो कहाँ लिखी गई है, मौलिक अधिकार के अंदर लिखी गई है कि सभी को धर्म को मानने का पूरा छूट है, धर्म को पूरी तरीके से खुले तौर पर आप धर्म को अपना सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं अपना सकते। अब छत्तीसगढ़ में धर्म में बदल परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे तो आपको जो है ना पहले से ही आपको एक प्रपत्र तैयार करना पड़ेगा और तब जाकर जो है अपने जिला के जिला अधिकारी के पास वो प्रपत्र 50 दिन से पहले के लिए जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर आप जो है एक वे में, है ना, एक प्रॉपर वे में जो है धर्म परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको मौलिक अधिकार बेहतर तरीके से पढ़ना है, मौलिक अधिकार के अंदर स्वतंत्रता को अच्छे से पढ़ना है कि किस किस क्षेत्र में आजादी बहुत बेहतरीन तरीके से दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो है हमेशा अब एक बात पूछी जाती है मूल कर्तव्य के बारे में, ड्यूटी के बारे में, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ड्यूटी, है ना, एक डीपीएस और एक ड्यूटी, याद रखिएगा, एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व और दूसरा मूल कर्तव्य, ठीक है। ये दो चीजें आती हैं, ध्यान रखिएगा। ये दोनों जो है ना हमेशा अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि अभी के टाइम पर जो है ना सरकार ये चाहती है कि आप अपनी ड्यूटी समझे, है ना। आपने देखा होगा सरकार जो है इस बात को तैयार कर रही है कि अब जो है ना, अभी आपको पता होगा कि अब जो है कहीं पर आप घूमते हुए थूक देते हैं, है ना, घूमते हुए जाते हैं और थूक देते हैं, है ना, तो सजा नहीं हो रही है। वहां पर लिखा होता है दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। और दंडात्मक कार्यवाही कैसी, तो अभी क्या है, पहले क्या होता था कि 10 दिन की सजा से लेकर 30 दिन की सजा या फिर 10 दिन जेल में डाला जा सकता है आपको, ठीक है। इस प्रकार के लगभग 300 ऐसे प्रकार के सजाएं हैं जिनको समाप्त किया जा रहा है ना। 300 प्रकार की सजाओं को समाप्त करके अब सरकार क्या कर रही है, उनको पेनल्टी कर रही है। पेनल्टी मतलब क्या करेगी, अब आपसे पैसा, है ना, पैसा ले लेगी आपसे, 2,000 रुपए चालान कटवा, जैसे मतलब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई गुनाह हो रहा है ना, गुनाह क्या कि कोई घूम रहा है और कहीं पर भी जो है गंदा कर दिया, है ना। अब आप बोलेंगे कि उसको क्या कहीं ना कहीं उसको सजा होनी चाहिए, है ना, क्योंकि गंदा कर रहा है, सिविक सेंस आता है हमारे यहाँ बहुत अभी चल रहा है मार्केट में, ठीक है। तो कोई व्यक्ति अगर घूम रहा है और वो कहीं पर गंदा कर दिया, किसी की प्रॉपर्टी पे या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को खराब कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, उसको उठाएगी पुलिस, लेके जाएगी, है ना। आपको पता होगा कि कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और पब्लिक में जो है सिगरेट नहीं पी सकता, आपने सुना होगा, है ना। तो अब लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ क्या माहौल है आप जानते हैं, उसके बाद भी, है ना। इसके बाद तो होता क्या, क्यों डर नहीं लग रहा है, डर इसलिए नहीं लग रहा है कि सरकार जो है इस पर जो सजा दे रही है वो लंबा खींच रहा है। अब उसको उठा के लेके जाएगा पुलिस, पुलिस जाके उसको न्यायालय के पास पेश करेगा, बताएगा कि पब्लिक प्रॉपर्टी में ऐसा कर रहा था ये। अब वो सब चीज चलते 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 6 महीना हो जाएगा, 1 साल हो गया। अब स्थिति क्या, उसको देख कर वो तो बेल में घूम रहा है, अभी भी वही कर रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि सरकार न्यायालय जो है उसको तुरंत के तुरंत पनिशमेंट दे दिया है, पनिशमेंट नहीं हो पा रहा है। तो क्या हुआ, लंबा चला गया और वो बाद में जाते जाते जैसे जो केस है वो चलता चलता चला गया, पता भी नहीं चलेगा आपको कि उसका हुआ क्या। लेकिन अगर तुरंत के तुरंत कार्रवाई हो जाए, उसको देखा और वहीं पर चालान काट दिया उसका 500 रुपए, तो उसका असर आपके अंदर ज्यादा होगा। आपके सामने अगर किसी के चालान कटती है ना, तो आपकी भी हालत खराब होती है, क्यों, क्योंकि अब आपको पता चला है कि होता है भाई, ऐसा तो हो जाएगा तुरंत। तो उससे क्या होगा, पेनल्टी तुरंत, या अगर आपसे पेनल्टी तुरंत लिया जाएगा तो उसका असर तुरंत होता है। तो ऐसे प्रकार से जो 300 केसेस है जिनको लंबा खींचकर जो है बहुत लंबा करने के कारण जो है जिसके मनुष्यों में डर खत्म हो गया, भारतीयों में डर खत्म हो गया, उस डर को बनाने के लिए अब तुरंत के तुरंत पेनल्टी लगाएगा, ठीक है। तो वो सारी बातें कहाँ रखी गई हैं, वो सब बातें इसके अंतर्गत आता है कि मूल कर्तव्य आपका क्या था, हमारी ड्यूटी क्या है और ड्यूटी को कैसे हमको मैनेज करना चाहिए, ठीक है। और इसी के लिए आपको पता होगा कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, इन सबका सम्मान करना, पेड़ पौधों का सम्मान करना, पेड़ कट गया तो उसके लिए अलग से रूल्स आया है आपका, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या है, मूल कर्तव्य के अंदर है। तो मूल कर्तव्य जो है ना ये बताता है कि आपके लिए ये चीजें क्यों जरूरी है, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है, याद रखिएगा। ये भी हमेशा से जो है ना आपका एक जो कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर मूल कर्तव्य के पास से और आपका डीपीएस के पास से। डीपीएस से हमेशा क्वेश्चन पूछेगा आर्टिकल 40, याद रखिएगा, पिछले बार भी जस्ट पूछा गया था कि हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था को कब कहाँ लागू किया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 40 के अंदर आपने नोटिस किया होगा उस बात को, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था पहले वहां था हमारा, बाद में निकलकर जो है फिर हम उसे जब रेगुलेट करते हैं, प्रॉपर तरीके से कानूनी कार्रवाई के तहत इसे लागू करते हैं, तो फिर हमने उसको अलग से लागू किया है, ठीक है। तो उसका कारण समझिएगा। तो मूल कर्तव्य आपको ध्यान रखना है कि मूल कर्तव्य प्रॉपर आपको याद होना चाहिए कि मूल कर्तव्य में आपके लिए कौन कौन से कर्तव्य लिखे गए हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, आपको याद रखना है भाग 5 और 6, ठीक है। प्रॉपर तरीके से ध्यान दीजिएगा कि भाग 5 और 6 क्या है। तो एक है आपका संघ सरकार, है ना, 5 है आपका संघ की सरकारें, जिसे हम कहते हैं, याद रखिएगा कि आपकी जो सरकार है वो कैसे बनी है, उसका क्या क्या पार्ट है, उसके अंग क्या क्या है, ठीक है। तो जो सरकार है या यूनियन गवर्नमेंट है हमारी, है ना, जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, यूनियन जो सरकार है हमारी, वो सरकार कैसी है, उसको कैसे हमको देखना होता है, वो किस तरीके से काम करती है, उसके काम के अलावा क्या क्या उसकी जिम्मेदारी है, वो सब कुछ इसके अंदर आता है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए मैं पार्ट नहीं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, आपको क्या पढ़ना है एग्जाम में,
के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसके लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं कि आप इस बातों को ध्यान रख करके जो है ना बाकी कॉन्स्टिट्यूशन को किनारे कर दीजिए, एक क्वेश्चन कभी बाहर से नहीं आता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, संघ की सरकारें और राज्य की सरकारें सेम टू सेम, आपको बस थोड़ा सा एक पढ़ लिया आपने ना, दूसरा आप जल्दी पढ़ लेंगे, कोई इश्यू नहीं आएगा दूसरा पढ़ने में। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति को जब भी आप पढ़ेंगे तो राज्यपाल को पढ़ने में बहुत सरल हो जाता है। कुछ मायने में राष्ट्रपति के कुछ अधिकार अलग हैं केवल, बाकी सारे अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास सेम टू सेम मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति को कुछ मायने में हम अलग देखते हैं। कारण क्या है? देश के संबंध में देखते हैं, लेकिन सारी शक्तियां वही चीजें किसके पास है? राज्यपाल के पास होती हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जो है आप देखेंगे किसको, तो याद रखिएगा इसके अलावा जो है संविधान संशोधन। ठीक है, तो हमारे पास याद रखिएगा मैंने बोला था 11 टॉपिक। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा संविधान संशोधन जो है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है और खासकर करंट अफेयर को ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है, कि संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ जाती है। तो जैसे आपने देखा है कि हमारे यहाँ जो संविधान बना दिया गया है, जो नियम बना दिए गए हैं, उस नियम को बदलने या उसमें किसी प्रकार का हेर फेर करने के लिए जो है ना संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है ना। या आप ऐसा कह सकते हैं कि अपनी बात को थोड़ा सा बदल देना या पहले के लोगों की अपेक्षा नियम को थोड़ा बदलने का प्रयास करना संविधान संशोधन कहलाता है। ठीक है, इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। और इसके अंतर्गत आपको याद रखना है कि अभी तक हमारे यहाँ जो है ना कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं जो बहुत ज्यादा हिलेरियस है। हिलेरियस का मतलब है कि इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप बोलेंगे कि जिसके द्वारा जो है ना सब कुछ बदल गया, हमारी लाइफ बदल गई है, या भारतीयों की कुछ ऐसा कुछ हुआ है जो भारत के क्षेत्र में कुछ बदलाव आ गया है विशेष प्रकार से। ठीक है, तो हर एक छोटी बात है जो कि आपको संविधान संशोधन के अंतर्गत जानना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिससे हमको ये पता चले कि हमारे यहाँ जो है ना किस प्रकार से संविधान संशोधन के अंतर्गत बातें रखी जाती है। ठीक है, तो आपके लिए जो है ना ये जो मैटर है वो कभी कभी आता है और कभी नहीं आता है। ठीक है, मतलब संविधान संशोधन से हमेशा आएगा ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में आगे रहना है, अपनी बातों को रखने समझना होगा कि आप सरकार को समझते हैं, आप उस समय के सिचुएशन को समझते हैं, तो संविधान संशोधन को याद रखिए। एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा जाता है, ध्यान रखिएगा, भारत के नागरिकता के तौर पर। आप एक स्टूडेंट के तौर पर पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, लेकिन अगर एक नागरिक के तौर पर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि आपको 8 नंबर, 6 नंबर, आपको 4 नंबर और 5 नंबर बेहतरीन तरीके से याद होना चाहिए। मतलब अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको ये पहले नागरिकता, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य 5 और 6 और संविधान, है ना, ये अगर आपने याद रखा तो भारत के नागरिक होने का आपका जो सबसे प्रवर्जन है, मतलब जो आप कर पा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी होगा इसमें। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत जो है हमारे पास जो टॉपिक है या उसके अंतर्गत आने वाले जो चीजें हैं, इसको कैसे रखना है। इसके बाद आता है आपका 9वां नंबर, संविधान की मूल संरचना। संविधान की मूल संरचना का मतलब होता है इसके बारे में जो तथ्य निकल कर आता है। जब संविधान बन रहा था तो उसका जो निर्माण हो रहा था, आप सोच रहे होंगे कैसा निर्माण, तो याद रखिएगा इसकी समितियां, है ना, इतनी सारी समितियां, इतनी कमेटी है कि आप कमेटी पढ़ते पढ़ते रह जाएंगे, इतनी सारी कमेटियां बनी है इसको निर्माण करते समय। ठीक है, इतनी सारी कमेटियां, तो उन कमेटियों को प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये मूल संरचना ऐसी है जो आपको ये दर्शाती है कि इतिहास में हमारा जो संविधान बना है वो कहाँ कहाँ से आया है और कैसे आया है ना। हमने अपने संविधान को ना छान के बनाया। जब छान के बनाया तो छानते 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 इतना छाना कि अब हमारा जो संविधान है वो इतना, देखिए हम सोचिए हम छान कर बना रहे हैं। ठीक है, छानने से चीजें कम होती हैं क्योंकि फिल्टर कर रहे हैं हम लोग, तो फिल्टर करते करते फिल्ट्रेशन होते होते वो कम हो जाना चाहिए था। हमारा संविधान सबसे बड़ा संविधान है ना। तो समझिए ये जस्ट उल्टा होता है कि फिल्टर करते करते हमने ये, क्योंकि वो क्या होता है ना, मैं आपको समझाता हूँ, ये होता ऐसा है, एक बावर्ची है ना, एक बावर्ची है, खाना बना रहा है, और खाना बनाते समय जो है ना उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती है। जब चलती है तो ये कुछ ऐसा, संविधान सभा के बात ही कर रहा हूं मैं, कि उस समय संविधान सभा क्या सोच रहा होगा, है ना। तो संविधान सभा से हर एक व्यक्ति जो है ना अलग अलग देशों में घूम रहा था। मतलब संविधान सभा के क्षेत्र से अलग अलग व्यक्तियों को हमने कहा छोड़ा था, अलग अलग देशों में। हर किसी ने कहीं ना कहीं किसी न किसी के बारे में सुना था। जैसे राज्यपाल के बारे में कनाडा से सुना था कि राज्यपाल जैसे राज्य का एक राज्यपाल होगा, है ना। कनाडा से ये बातें आ गई। संविधान संशोधन की बात आ गई, जर्मनी से आपातकालीन स्थिति आ गई हमारी। ठीक है, तो कई ऐसे राज्य देश हैं जिस देशों से कुछ महत्वपूर्ण बातें आ रही थी हमारे सामने। तो हमने जब वहां पर उनके संविधान को पढ़ा और समझा
तो हमने वहां पर छानने की प्रक्रिया चालू की। जब छानने की प्रक्रिया चालू की तो छानते छानते हमने क्या किया, एक बावर्ची होता ना कि कम हो जाएगा खाना, कम हो जाएगा तो ज्यादा खाना बना दो, वही सेम चीज यहाँ पर हुआ कि संविधान में वो हर बातें हमने रख दी जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा या संविधान के नागरिकों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और इस तरीके से करते करते जो है हमने पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान बना दिया। ठीक है, तो ये जो संविधान में आपकी मूल संरचना है उसको आप देखेंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, और अंतिम आता है जो कि मैंने वहां पर पहले लिख दिया है कि संविधान का निर्माण और उसका इतिहास, इतिहास में आता है पृष्ठभूमि। ठीक है, ये संविधान कैसे बना, 1935 का जो एक्ट है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ हमारे सदनों का निर्माण कैसे हुआ, दोनों सदन जो है ना जिसको आप लोकसभा राज्यसभा कहते हैं वो कहां से आया, वो सब इतिहास इसके अंदर आता है। ठीक है, तो ये टोटल जो है यानी इसे हम कहते हैं संविधान का पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट है जिनको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, संविधान के कोई टॉपिक आपसे नहीं छूटेगा, है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आप एक अच्छे बेहतर संविधान को पढ़ना चाहते हैं तो मैंने बताया कि आप जो है आपको संविधान संशोधन, मूल कर्तव्य, भाग 5, 6, भाग 3, भाग 2 इनको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और बाकी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं याद करा दूंगा आपको। बशर्ते ये है आज से जो है ना घर आप जाएं तो संविधान के जो टॉपिक मैं आपको बोलूंगा उसके जो सिनारियो मैं आपको दूंगा वो सिनारियो याद करके आइएगा। ठीक है, आप देखिएगा मेरे से बात करते करते ही आपको चीजें याद होने लगेंगी। ठीक है, बस शर्त यही है कि आप उसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको जो है ना पूरे 22 भाग अच्छे से याद रखने होंगे। आपको पूरे जो अनुच्छेद लेकर चल रहा है वो अनुच्छेद याद होने चाहिए, आपको अनुसूचियां पूरी याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग संविधान को। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि इस मार्क्स में आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन से जो है 5 से 7 नंबर कवर करता है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि 100 नंबर में सिर्फ 5 से 7 नंबर क्या इंपॉर्टेंट होगा, तो आपको बता दूं सिलेक्शन के लिए 1 नंबर जरूरी है। 1 नंबर, है ना, हर 1 नंबर। अगर आप सोचते होंगे एग्जाम में बैठते हैं ना, जब आपने नोटिस किया कॉलेज के एग्जाम में क्या होता है ना, जब 2.5 घंटा हो जाता है और आपका लास्ट वाला पेपर चालू होता है, लास्ट वाला क्वेश्चन 5वें नंबर वाला जो पेपर लिखना चालू करते हैं ना, 5वां क्वेश्चन लिखना चालू करते हैं और थोड़ा सा भी लगता है ये याद नहीं आ रहा है, तो क्या करते हैं कुछ भी लिख देते हैं और भर के बोलते हैं निकलो अब हो गया यार, चलो कम ही नंबर मिलेगा थोड़ा सा, है ना, ये ऐसा होता है और हर एग्जाम में ऐसा होता है। याद रखिएगा, आपका दिमाग जब भी फ्राई होगा, है ना, उसके बाद वो बोलेगा छोड़ यार अगले बार वाले में देख लेंगे या ऐसे मैनेज कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा नौकरी ऐसे में नहीं मिलेगी। नौकरी मिलती है केवल इस बात से सोचने से कि हर एक एग्जाम का हर एक मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मतलब आप किसी एग्जाम को बिना पढ़े दीजिए कोई बात नहीं है, लेकिन जब बनाते रहें तो इस बात का ध्यान रखिए कि उसको बनाते समय हर एक नंबर जो है कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और उस एक एक नंबर के लिए फूक फूक कर चलना होता है, ध्यान रखिएगा, है ना, जैसे हम एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो दूसरी सीढ़ी मिलती है हमको, वैसे ही एक नंबर के बाद दूसरा नंबर तैयार होता है हमारा। ठीक है, चलिए संविधान में देखिएगा आज का जो टॉपिक हमारा है संविधान के अंतर्गत, पहले तो समझते हैं संविधान क्या होता है, संविधान किसे कहते हैं। देखिएगा देखिए संविधान क्या है या संविधान किसे कहते हैं। ठीक है, एक बहुत बेसिक सा एक परिभाषा है संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन जो है पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। संविधान क्या है, एक सामान्य तौर पर एक बुक है, एक पुस्तक है ना, एक ऐसी पुस्तक जिससे अगर आप उसको परिभाषित करने का प्रयास करेंगे पुस्तक क्या है या कैसे ये आता है, तो याद रखिएगा एक ऐसी पुस्तक जो किसी राजनीतिक, सामाजिक, समुदाय, के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए लिखे गए नियमों का समूह है। ठीक है, जो किसी राजनीतिक सामाजिक समुदाय के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए लिखे गए नियमों का समूह है, वही तो है संविधान, है ना। तो ये समुदाय का मतलब यहाँ पर क्या है, तो याद रखिएगा समुदाय को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, देश या राज्य। ठीक है, समुदाय का अर्थ यहाँ पर होता है
देश या राज्य, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब भी हम इस तरीके से बात करेंगे किसी संविधान के संदर्भ पर, तो याद रखिएगा वह ऐसी पुस्तक है जिसमें किसी राजनीतिक, सामाजिक समुदायों के लिए, है ना। अब यहाँ पर एक बात समझने के योग्य है कि समुदाय के जीवन को व्यवस्थित कैसे किया जा सकता है। तो देखिए मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ कि जब संविधान को हम देखते हैं तो इसका अर्थ होता है समान विधान, है ना। समान विधान, समान का मतलब होता है ना, कि सभी के लिए समान होना, बराबर होना, और विधान का मतलब होता है नियमावली या नियम, ठीक है। तो यहां पर एक और एग्जाम्पल, एक परिभाषा और निकल कर आता है कि एक किसी भी भूभाग, है ना, सीमित भूभाग के लिए, सीमित भूभाग के लिए लिखे गए या सीमित भूभाग में रहने वाले लोगों के लिए, रहने वाले लोगों के लिए बनाए गए नियम को हम संविधान कहते हैं। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि भारत के बाहर हमारा संविधान नहीं चलता, है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक सामान्य परिभाषा को हम ऐसे देख सकते हैं और विशिष्ट परिभाषा के तौर पर हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि एक सीमित भूभाग के अंतर्गत, है ना, एक ऐसा एरिया जिसके अंतर्गत जो है लोग रहते हैं, और उस लोग, जैसे देखिए कोई विदेशी वाला जब अंदर आ जाएगा ना भारत के अंदर, तो उसके लिए भी संविधान लागू हो जाएगा। लेकिन वो जैसे ही यहाँ से बाहर निकल जाएगा उसके लिए संविधान लागू नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और जैसे आप निकल जाएंगे यहाँ से, आपके लिए भी संविधान लागू नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपके भारत से निकलने के साथ ही जो है ना, जिस देश में आप पहुंचेंगे वहां का संविधान लागू हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर ईरान में कोई अभी रह रहा है और ईरान में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो भारत मिलाकर उसको सजा देने का कोई बात ही नहीं है ना। या कोई भी घटना होगी तो आपको ईरान से मैनेज कराना पड़ेगा, ईरान से वो चीजें मैनेज होगी, यहां से मैनेज नहीं होगी वो, ठीक है। तो इसी बात को समझिएगा कि अगर किसी भूभाग के अंतर्गत रहने वाले लोगों के लिए जब हम एक नियम बनाते हैं, अब नियम क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, तो समझिए हम मानव हैं, हम आदि मानव से होते हुए यहाँ तक पहुंचे, है ना। हमें पता है कि दूसरों का सामान भी अपना सामान लगता है ना। ऐसा होता है कि हम उसके पॉकेट का पैसा भी हमारा अपना पैसा लगता है जब, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में बहुत आसानी से हम कमजोर वर्ग को छीन करके या कमजोर वर्ग को मार करके हम उसे उसका धन राशि या फिर किसी प्रकार का प्रॉपर्टी ले सकते हैं या किसी प्रकार का फायदा उसका उठा सकते हैं। अब इस चीजों से जो है ना, हर किसी को समान अधिकार मिले, हर किसी के लिए समान एक नियंत्रण मिले, उस नियंत्रण के लिए जो है ना हमने संविधान का निर्माण किया है, ठीक है। और इसका निर्माण होते होते जो है कितना टाइम लग गया इसको 2 साल 11 महीना और 18 दिन, अगर लगभग बोलें तो 3 साल लगभग जो है ये टाइम लगा है आपके संविधान को बनने में, ठीक है। तो इसका कारण है, मैं आगे बताऊंगा इतना लंबा समय क्यों लगा, क्योंकि इसका कारण था कि संविधान सभा में जो है ना अलग अलग समुदाय के लोग प्रतिनिधि कर रहे थे, यानी रिप्रेजेंटेटिव जो थे वहां के, वो अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म, अलग अलग एक क्षेत्र से संबंधित है, याद रखिएगा, जिसके कारण लोगों का मत। और देखिए हमारे संविधान की एक सबसे खास बात क्या है कि जब संविधान को बनाया गया ना, तो हमें ये नहीं देखना था कि कौन नहीं मान रहा है ना। जैसे कि देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी करके कुछ ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव है ना। किसी बात पर ऐसा होता है कि सी नाराज हो जाता है, सी बोलता है कि मैं ये वाले संविधान को नहीं मानता, मतलब ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो समझिए कि अब इसमें टाइम कहाँ लग रहा है, यहाँ पर टाइम लग रहा है। ए और बी जो है ना इस प्रकार के संविधान का निर्माण करेंगे जिसमें सी मान जाए, उसको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। अब समझिए जब ऐसे मनाने की बात होगी तो कितनी बैठक हो जाती है, जब इस तरीके की मना के ही चलना है आगे कोई भी। अब मान लीजिए कोई बात जब सी मान गया, फिर जब जिसमें बदलाव आया उसमें ए नहीं मान रहा है ना। अब ए को मनाने के लिए दौड़ेंगे अब लोग। इस तरीके से संविधान सभा का निर्माण होते हुए जो है संविधान का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो हमारे संविधान के निर्माण में हमने पूरे के पूरे 289, है ना, हमारा जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या है 289, उन 289 को सबको मनाते 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 जो है हम यहाँ तक पहुंचे हैं, जो कि पूरा का पूरा 2 साल जो है 11 महीना और 18 दिन लगा, ठीक है। तो संविधान के निर्माण में, तो संविधान क्या है ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखिए संविधान सामान्य तौर पर जो हमारे विश्व में है ना, आगे चले तो संविधान जो है ये हमारे यहाँ जो है 2 प्रकार से देखा जाता है, ठीक है। एक होता है लिखित संविधान और दूसरा होता है मौखिक संविधान, ठीक है। तो लिखित संविधान, रिटेन संविधान की बात हो रही है, लिखित संविधान, और एक आपका मौखिक संविधान, है ना। लिखित संविधान क्या होता है और मौखिक संविधान क्या होता है, तो इस बात को समझिएगा। जैसे अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, लिखित संविधान है कुछ, ठीक है, तो इसका मतलब है हर कुछ लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। अभी पता है आपको कि हाल फिलहाल में संविधान के संबंध में कौन सी भाषा में नई पुस्तक रिलीज हुई है? अभी संविधान की कौन सी भाषा में नई पुस्तक रिलीज हुई है? 2 दिन पहले का न्यूज है।
सिंधी, याद रखिएगा सिंधी भाषा में जो है ना अभी नई पुस्तक रिलीज हुई है, इससे पहले सिंधी भाषा में संविधान को अनुवादित नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सिंधी भाषा में अभी नई संविधान की पुस्तक नहीं कर सकते, नहीं ऑफिशियली करना है। ऑफिशियली अगर मान लीजिए आप बोलेंगे मैं अरबी में कर देता हूं तो कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको। बट वो जो 22 भाषा है ना, ध्यान रखिएगा हमारा जो है 343, हाँ 343 ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे पास। इसके आर्टिकल में इसके अंतर्गत हमारी 22 भाषाओं को जगह मिला है ना। तो ये जो 22 भाषाओं को जगह मिला है, इसमें अभी हाल फिलहाल में सिंधी भाषा में जो है हमारी संविधान की पुस्तक लॉन्च की गई है। ठीक है, तो ये सिंधी भाषा के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी सिंधी भाषा दिवस मनाया गया, याद रखिएगा पहला चीज। दूसरा, सिंधी भाषा में संविधान को लिखा गया इस बार। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट बात हुई है अभी हाल फिलहाल में। ठीक है हाँ हाँ नहीं, गलत साबित नहीं होगा। एक्चुअली क्या होता है, देखिए जब आप किसी भाषा में किसी चीज को एक तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं या ट्रांसलेट कर रहे हैं उसको, ठीक है, इंटरप्रिटेशन जिसे कहा जाता है, तो इंटरप्रिटेशन करने में क्या होता है कि संविधान का जो हर एक बात है ना आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा, उसको न्यायालय ही इंटरप्रिटेशन कर सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यायालय ही है उसका संरक्षक। जैसे मान लीजिए संविधान में मैंने कुछ लिख दिया है, ठीक है, और मैंने कुछ लिख दिया है तो उसका मतलब जो मैं समझ के लिख रहा हूं वही मतलब आपको उसमें मतलब निकालना पड़ेगा। अगर आप दूसरा मतलब निकालेंगे तो संविधान का मतलब चेंज हो जाएगा, है ना। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा जब भी संविधानिक कोई भाषा आती है तो वो हर बातें लिखता है, मतलब वो छोटी से छोटी बातें को भी लिखता है ताकि आप गलत रास्ते में ना चले जाए उसको लेकर। और वकील इसी चीज का फायदा उठाते हैं कि अगर आपने कुछ भी गलत लिखा है तो वकील उसी का तोड़ निकाल करके अपने जो भी अपना मतलब एक तरीके का जिसके जिसके केस लड़ रहे हैं, वो जिनके लिए लड़ रहे हैं उनको बचा लेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखता है कौन? न्यायालय। और न्यायालय से संबंधित सरकार सरकार भी इस बात का ध्यान रखेगा कि जब भी वो नियम में बदलाव करेगा या किसी प्रकार का लाएगा तो उसमें हमेशा प्रॉपर तरीके से हर वो बातों को लिखेगा, क्योंकि अगर उसके बीच में कुछ गलती कर दिया कानून बनाने में तो वकील उसका फायदा उठा लेगा। ठीक है, और वकील इसी ताक में होते हैं जब कोई नियम बनते हैं तो उस नियम को 10 बार पढ़ते हैं ताकि उसका कंट्रोल मिल जाए उनको। ठीक है, और वो आराम से कंट्रोल निकाल सकते हैं उसमें। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारी 22 भाषाओं में, है ना, अभी सिंधी भाषा में संविधान को फिर से लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। चलिए लिखित संविधान के बारे में बात करते हैं। देखिएगा लिखित संविधान क्या है, तो जहां पर संविधान को हम क्या करेंगे, जब भी लिखा जाएगा, है ना, ध्यान रखिएगा लिखा ये भी जाता है लिखा वो भी जाता है। कैसे बोलेंगे लिखित और मौखिक, है ना। मौखिक और लिखित में क्या अंतर है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, लिखा ये भी जाता है, ये लिखकर ये भी होता है और ये भी लिखकर होता है ना। तो कैसे इसको बोल सकते हैं कि लिखित जब दोनों है तो इसको मौखिक क्यों बोलते हैं, बताइए। ये भी तो लिखा ही जाता है। नहीं ऐसा नहीं होता है, ये दोनों के दोनों लिखित हैं, है ना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है मौखिक वाले में, कि जब इसका ना एक टाइमलाइन सेट करते हैं ये लोग। ठीक है, टाइमलाइन का मतलब है कि मैं बोलूंगा कि हम यहाँ पर जो है ये क्लास अभी 60 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे, 60 दिन के बाद इस संविधान को फाड़ के फेंक दूंगा, दूसरा संविधान चालू हो जाएगा, है ना। मौखिक संविधान में क्या होता है, मौखिक संविधान में बेसिकली कोई भी चीज अभिलेख में कम समय तक के लिए लिमिटेड होता है। ठीक है, और लिखित में जब से लिख कर आया हुआ है तब से चल रहा है आपके पास, है ना। हम इसके मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं करते, ये लोग बार बार बदलते रहते हैं अपना संविधान, है ना। मौखिक वाले में क्या होता है, ये बदलता रहता है समय के साथ जो है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि ब्रिटेन ने क्या किया था, पहले एक्ट लाया, है ना, इतने सारे एक्ट लाए, तो वो उनके एक्ट के संविधान ही तो है। एक्चुअल में एक्ट क्या है, संविधान है, नियम है। जब आप बोलेंगे कि यहाँ पर ये लागू होगा, इस प्रकार की चीजें लागू होंगी, ठीक है, तो जब आप उस चीज को लागू कर रहे हैं तो देखा होगा आपने कि उस लागू की हुई चीज को 1909 में लागू किया और फिर उसके बाद जो है 1935 में हटा दिया, 1935 में नया संविधान लागू हो गया, है ना। भारत के लिए ही बात कर रहा हूं मैं, तो इसका मतलब ये है कि आप बार बार क्या कर रहे हैं, उसको बदल रहे हैं। और जब बार बार बदल रहे हैं तो उसको कहेंगे हम लोग मौखिक संविधान, है ना। इसको ओरली आपको याद करना पड़ेगा, ओरली आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पुराना वाला तो गायब हो गया, अब लिखित बचा ही नहीं है, तो आप क्या बचा उसका, आप मेमोरी में बचा है कि 1909 में ये हुआ था, 1935 में ये हुआ था या ऐसा हुआ था, तो आपके लिए वो क्या हो गया, मौखिक या ओरली हो गया। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मौखिक कहते हैं। और लिखित में क्या है, जब हमने लिखा और लागू किया उसके बाद से जितने को भी हटाया भी है ना, हमने संपत्ति का अधिकार हटा दिया, लेकिन अभी भी आप बोलते रहते हैं उसको, और वो लिखा हुआ कहीं और पे है आपके पास, है ना, उसको कानूनी जगह दिया गया, 301 का में दिया गया जगह, है ना। तो उसके लिए जो है ना हमने उसको लिखित कर दिया है। लिखित का मतलब है कि जो शुरू से लिखा चला आ रहा है और बराबर लिखा चला आ रहा है वो हमेशा ऐड होते रहता है, और ऐड होने के चक्कर में ही आपने जो है ना अभी तक अनुच्छेदों की संख्या जो है 450 या 495 प्लस कर डाला है। वरना हम शुरुआती समय से कितने से आगे थे, यानी आर्टिकल के अंतर्गत जो है हमारा 395 अनुच्छेद थे टोटल। आज हम लोग
100 से ऊपर जा चुके हैं उसके, है ना। तो कारण क्या है? कारण ये है कि हम लिखित करके जोड़ते चले जा रहे हैं उसमें, और ये लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, नया लाते हैं और पुराने को हटा देते हैं। ठीक है, यही डिफरेंस है, याद रखिएगा। लिखा हुआ तो दोनों है। ठीक है, चलिए, तो लिखित संविधान को जो है याद रखिएगा, हमारे यहाँ क्या होता है, कलेक्शन होता है। ठीक है, संविधान को प्रॉपर लिख कर संग्रह किया जाता है। यानी हमारे यहाँ जो संविधान होगा वो लिख कर क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। और जब से संविधान हमारी बनी है और लागू हुआ है, तब से लगातार हमारा संविधान क्या है, संग्रहित हो रहा है, कलेक्टेड हो रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या है, संविधान जो है प्रॉपर एक पुस्तक में कलेक्टेड है, एक ही पुस्तक में। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, ये जब मौखिक संविधान होगा ना, तो आप देखेंगे ऐसा करके घोल खोल के निकाला, ऐसा प्रपत्र पढ़ दिया और फिर ऐसे लपेटा और फिर फेंक दिया उधर किनारे, फिर वो अभिलेख शाखा में इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, वहां पर कोई एक तरीके का चीज शामिल नहीं होगा, एक साथ नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मौखिक उससे अलग होता है, याद रखिएगा। तो भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान लिखित सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, तो भारत का संविधान जो है लिखित सबसे बड़ा संविधान है, याद रखिएगा, यही हमारी विशेषता है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जो है ना, आपको सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा वो इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछा जाता है, याद रखिएगा, कि सबसे लंबा लिखित संविधान जो है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज आती है। हालांकि विशेषता बताऊंगा तो मैं इसको एक बार फिर से बताऊंगा, और लिखित होने के साथ साथ इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम इसके थोड़े से मूल शाखाओं या मूल भाग पे चलते हैं, देखिएगा। ठीक है, तो हमारा जो वर्तमान संविधान है या संविधान की जो पुस्तक है, उस पुस्तक में कौन कौन से पार्ट हैं, क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो देखिए, संविधान के वर्तमान समय में और उस समय में जब लागू हो रहा था तब, है ना, दो टाइम में होता है हमारे पास। तो 1950 में लागू हुआ। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा 1950 से पहले भी कुछ चीजें लागू हो गई थी, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है कि हमारा संविधान कब लागू हुआ। ठीक है, तो हमारा संविधान जब हम गणतंत्र रिपब्लिक हुए तब लागू हुए, लेकिन याद रखिए कुछ चीजें जो है ना 1948 में लागू हो गया था हमारे यहाँ। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन 1948 में लागू था, है ना, ध्यान रखिएगा। इलेक्शन कमीशन जो है 16 अनुच्छेद हमारे पहले से लागू है, ध्यान रखिएगा, 1948 से, और बाद में बाकी सब लागू हुए 1950 में। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि हमारे यहाँ संविधान जो है ना 1948 में लागू हुआ था, किस बेस पर, 16 अनुच्छेद के बेस पर। ठीक है, लेकिन हाँ, ये फैक्ट्स हैं, आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एडिशनल नॉलेज ना यहीं से आ सकता है कि आप मोटा मोटी जब पढ़ेंगे तो आप ये पढ़ेंगे 1950 में लागू हो गया, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया, लेकिन 16 अनुच्छेद हमारे उससे पहले से लागू थे, याद रखिएगा, है ना। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट था इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्यों? बिकॉज इलेक्शन कमीशन अगर लागू नहीं होता तो बाद में संविधानिक जो चुनाव हो रहे होते, है ना, उसमें कई परेशानियां आती। और याद रखिएगा, ऐसे में आपने देखा हमारे पास अंतरिम सरकार भी थी, अंतरिम सरकार में हमारे पास राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बाकी सारी चीजें थी। तो ये जो मसौदा है वो कौन तैयार करेगा, ये सारे सिस्टम कौन तैयार करेगा, इलेक्शन कमीशन करेगा। और ऐसी स्थिति में इलेक्शन कमीशन को पहले ही हमारे यहाँ लागू कर दिया गया था, याद रखिएगा, 1948 में। ठीक है, लेकिन संविधान के संबंध में हम जब कहते हैं कि हमारा संविधान को अंगीकृत कब किया गया है, तो याद रखिएगा 1949 को, है ना, 26 नवंबर 1949 को। तो ये तीन शब्द आपको ध्यान रखना है कि हमने क्या क्या पहले लागू किया है और कैसे हमने इसको सेटलमेंट किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ जो है लागू हुआ है 1950 को, लेकिन अंगीकृत किया गया है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये दो बातें पहले याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, लागू होते समय जो है हमारे पास क्या क्या चीजें थी, तो सबसे पहले याद रखिएगा भाग अनुच्छेद, अनुसूची, जिनको हम कहते हैं पार्ट, आर्टिकल्स और स्केड्यूल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भाग, अनुच्छेद और अनुसूची, ये तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं, याद रखिएगा, जो कि आपके संविधान की किताब पर उसके सिनारियो या पार्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, भाग, जैसे आप बोलते हैं ना कि जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, अगर आप 11th में बायो लेके पढ़ रहे हैं, तो बायो जो है ना आपका सब्जेक्ट हो गया। बायो के अंदर जो होंगे तीन भाग होंगे, कौन कौन से, तो हो सकता है आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, है ना, ये तीन भाग हो गए उसके अंदर। उसी प्रकार याद रखिएगा, लागू होते समय जो
हमारे पास ये जगह है, ठीक है, इसके पास भागों की संख्या थी 22, ठीक है, अनुच्छेद की संख्या थी 395 और अनुसूची जो थे हमारे पास 8, ठीक है। तो याद रखिएगा शुरुआती समय में जो है हमारे पास भाग 22, अनुच्छेद 395 और अनुसूची 8 थे टोटल, ठीक है। तो आपको इसमें क्या याद करना है, कल कल याद करने का प्रयास करना अनुसूचियों का पूरा नाम, अनुसूची में कौन कौन से थे। हालांकि ये अनुसूची जो है आप इधर देखकर याद करेंगे क्योंकि 8 से हम हो चुके हैं 12, ठीक है। तो यहां पर अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, गिनती के हिसाब से और सिस्टम के हिसाब से दोनों चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जब बात आती है इसके इसके बीच में, इन दोनों के बीच में क्या हुआ है घटना, तो याद रखिएगा इस दोनों के बीच में हुआ है संविधान का संशोधन। एक एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं 1950 में हमारे यहाँ की जनसंख्या जो थी वो 2 करोड़ के आसपास थी भारत में, ठीक है। समझने का प्रयास कर रहे हैं कि 1950 में भारत का जो जनसंख्या था, पॉपुलेशन था, वो 2 करोड़ के आसपास थी, ठीक है। अब 2 करोड़ से आज हमारे पास जनसंख्या कितनी हो चुकी है, तो हम लोग जो है ना, मतलब अरब में जा चुके हैं। तो अब एक जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जो संविधान के जो कानून की आवश्यकता थी, क्या उसी कानून से हम उतनी बड़ी जनसंख्या कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हमें समझ में आता है कि धीरे धीरे जो है ना सभ्यता के निर्माण में, सभ्यता यानी सिविलाइजेशन या कल्चर्स जो है ना धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं और कुछ सिविलाइजेशन समाप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। उन दोनों के लड़ाई में, संघर्ष में जो है हमें नए नए नियमों को लाना पड़ता है संविधान के अंदर, और उस संविधान को लाने या उस नियमों को लाने के लिए जो है हम अपने संविधान में क्या करते हैं, कुछ परिवर्तन करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग संविधान संशोधन, ठीक है। और इस संविधान संशोधन के तहत जो है हमने भाग के अंतर्गत, अब देखिए जब हम लोग ने लिख दिया है कोई बात 1 2 3 के अंदर 22 तक में जो है हमने 1 2 3 4 5 कर दिया पूरा का पूरा 22, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो अब हमारे पास जगह कोई गिनती तो ऐसे निकला ही नहीं है कि जहां पर हम लोग जो है एक के बाद जो है कुछ ऐसा शब्द लिख दें जिसमें एक के बाद दो पढ़ा जा सके उसको, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक के बाद जो है जो भी शब्द जोड़ा उसमें पॉइंट कर दिया, याद रखिएगा कोई क्लॉज लगा दिया उसमें, ठीक है। तो हमने जो है जैसे चार चार का कर दिया है ना, कुछ नए शब्द जोड़ दिए, तो उससे क्या हुआ, गिनतियों की संख्या में परिवर्तन हुआ। अब जैसे 22 था तो 4 का आया तो 23 हो गया, है ना। लेकिन इसको हम 23 नहीं पढ़ सकते, याद रखिएगा, है ना, उसको 22 ही पढ़ा जाता है। लेकिन समझिएगा कि हम गिनती के आधार पर जब भी पढ़ेंगे तो 25 पढ़ेंगे, याद रखिएगा, है ना, 25। तो अभी जो है गिनती के आधार पर ध्यान रखिएगा भाग की संख्या 25 हो चुकी है, ठीक है, गिनती के आधार पर, है ना। लेकिन जब एक्चुअल में बोलेंगे तो 22 भाग ही बोलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। बट गिनती के आधार पर क्यों, क्योंकि चार चार के साथ 4 क को पढ़ेंगे तो 5 हो जाएगा टोटल। इस तरीके से इसकी संख्या बढ़ गई है, याद रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेदों की संख्या तो कोई पूछता नहीं है, लेकिन आप ध्यान रख सकते हैं कि लगभग 495 प्लस जा चुका है। 450 तो आज से 5 साल पहले हो गया था, ठीक है। तो अभी 495 के आसपास अनुच्छेद नए नए जुड़ते जा रहे हैं, याद रखिएगा, है ना। इसी प्रकार जो है, मतलब आप ये भी कह सकते हैं 500 के आसपास जा चुका है। और अनुसूची की संख्या जो है कितनी हो चुकी है, 12 हो चुकी है, ठीक है। अनुसूची में भी याद रखिएगा कि अनुसूचियों के अंतर्गत जो है क्या चीज आती है। चलिए इसको समझ लेते हैं कि हम लोग इसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, ये शब्द क्या है। पहले तो है भाग। देखिए भाग क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि एक ऐसा सिनारियो, है ना, ऐसे नियम जो एक ही प्रकार के नियमों के साथ जुड़े हुए हों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, भाग एक क्या बोलता है, भाग एक भारत के संघ राज्य क्षेत्र, है ना। तो इसका मतलब यह है कि भारत के जो राज्य होंगे या उसके अंदर जो चीजें, फेडरेशन जो होगी हमारी, ठीक है, उस फेडरेशन के अंदर आने वाले जितने राज्य होंगे उन्हीं के बारे में भाग एक के अंतर्गत आएगा। इसमें उसके अलावा, क्षेत्र के अलावा कोई बात नहीं होगी, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, क्या मैं इसमें नागरिकता डाल दूं, क्या किसी व्यक्ति के नाम के बारे में बता दूं कि कोई अदनान नाम का व्यक्ति है जिसको नागरिकता मिल गई भारत के क्षेत्र में, ऐसा नहीं डाल सकते, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना होगा आपको कि भाग, जब भी जो भाग होगा वो पर्टिकुलर एक ही प्रकार के नियमों के अंतर्गत बंधा होगा, है ना। भाग दो जो होगा वो अपने प्रकार के सिनारियों में बंधा हुआ होगा। तो इस प्रकार के एक एक प्रकार के सिनारियों से जो है ना, हाँ, कुछ बातें ऐसे होंगी जो रिलेवेंट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल भाग 13, है ना, तो भाग 13 के पास जाएंगे आप तो आपको मिलेगा वाणिज्य, है ना, वाणिज्य या फिर धन के बारे में, ठीक है। तो आप इसको पढ़ते पढ़ते ये महसूस करेंगे संपत्ति का अधिकार इसी के पास इधर उधर आ गया है, ठीक है। इसका मतलब जहां पर धन है, थोड़ा उद्योग है, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो भारत के क्षेत्र में हो रहा है, कुछ ऐसी बातें, तो वो कहीं ना कहीं धन से जुड़ा हुआ है ना। तो जब फाइनेंस से जुड़ा हुआ है तो कुछ ना कुछ एक भाग से दो भाग रिलेट कर सकता है, लेकिन सामान्यतः सिनारियो कैसा रहेगा, एक भाग के अंतर्गत बंधा हुआ रहेगा, याद रखिएगा।
तो ऐसे में भाग क्या कहलाता है? भाग एक ही प्रकार के नियमों के आधार पर बनाया गया एक सिनेरियो भाग कहलाता है। ठीक है? तो भाग जो है हमेशा एक ही प्रकार की चीज़ से होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे एक एग्जांपल और बात कर सकते हैं आप कि आप लोग जब सब्जी बनाते हैं, है ना? कॉमन सी बात है, सब्जी सभी समझ में आ रहा है कि सब्जी बनता है। तो आपने नोटिस किया होगा आलू को सब जगह डाल देते हैं। आलू एक ऐसी चीज़ है जो सब सब्जी के साथ मैच कर रहा है ना? और नहीं डाल रहे हैं तो लोग बोलते हैं कि सब्जी अच्छा नहीं बना है। तो कॉन्सेप्ट इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं वो एक ऐसी चीज़ है जो सभी जगह पर काम आ जाता है या उसको मैनेज कर लिया जाता है। लेकिन बैंगन के साथ आप कितने सारी सब्जियाँ हैं जिनको नहीं बना सकते, है ना? बैंगन के साथ नहीं बना सकते। तो उसका मतलब ये है कि उसका जो भाग होगा वो अलग होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि भाग संविधान में एक ऐसा विषय वस्तु है या ऐसा विषय है, ऐसा सिनेरियो है जो एक ही प्रकार के नियमों के साथ बंधा हुआ होना चाहिए। उसको दूसरे के साथ हम नहीं बाँध सकते। ठीक है? अब जब भी दूसरा आएगा और उससे रिलेवेंट करेगा तो हमें उसे नया भाग के साथ जोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल डीपीएस के साथ हमने जोड़ा है 4 क को, है ना? जो कि है मूल कर्तव्य या फिर ड्यूटी, है ना? तो ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हमने 4 में जो है ना डीपीएस है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है और उसमें भी कर्तव्य लिखा गया है, लेकिन उसमें कर्तव्य किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य, राज्य सरकार का कर्तव्य है और उसी के बगल में हम लोगों ने मूल कर्तव्य लिख दिया। तो मूल कर्तव्य जब लिखा तो हमने बोला कि 4 में वो नहीं रह सकता बिकॉज़ दोनों का कर्तव्य अलग-अलग व्यक्ति पूरा कर रहे हैं। तो हमने 4 क बना दिया। उसके भाग को अलग करके 4 का बना दिया। तो इस प्रकार से हमने दोनों सब्जी को अलग कर दिया। ठीक है? तो ऐसे समझिएगा भाग क्या कहलाता है? भाग एक ही प्रकार के सिनेरियो में जुड़ा हुआ एक पूरा का पूरा एक अलग सिनेरियो है। ठीक है? अनुच्छेद क्या है? भाग के अंतर्गत को डिफाइन करने के लिए हमने अनुच्छेद लाया है। ठीक है? फॉर एग्जांपल देखिए, अगर एक मनुष्य का शरीर है, शरीर अलग-अलग पार्ट से बना हुआ है। अब जब अलग-अलग पार्ट से बना हुआ है तो हर पार्ट को अगर हम हड्डी के नाम से कह दें कि ये भी एक हड्डी है, आँख की हड्डी, कान की हड्डी, नाक की हड्डी, सब हड्डी-हड्डी बोल दें, तो इससे आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन-सी हड्डी का क्या नाम है। फीमर को हम अलग बोलेंगे, स्टेपिस को हम अलग बोलेंगे, सभी प्रकार की हड्डियों का नाम हमने अलग-अलग दिया हुआ है ताकि हम ये समझ पाएँ कि उस भाग के अंदर जितने भी अनुच्छेद होंगे, है ना? वो अलग-अलग भाग के अलग-अलग चीज़ों को दर्शाएगा। यानी कोई भी ऐसा मैटर नहीं होना चाहिए जो छूट जाए, ठीक है? इसके लिए हमने उसके अंतर्गत अनुच्छेद डाला हुआ है। ठीक है? अगर मैं वही चीज़ें पैराग्राफ में क्या कर देता, सोचिए देखिए, एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको याद कराने के लिए पॉइंट टू पॉइंट याद कराना ज़्यादा आसान होता है या पूरा पैराग्राफ याद करना ज़्यादा आसान होता है? तो आप देखेंगे पॉइंट याद करना ज़्यादा आसान होता है, मतलब सिंगल पॉइंट ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाते हैं। ठीक है? तो सिंगल पॉइंट करने का मतलब है कि अनुच्छेदों को जब आप पढ़ते हैं, अनुच्छेदों से समझने का प्रयास करते हैं, तो वो एक पूरा का पूरा अपना सिनेरियो का अलग भाग है। ठीक है? मतलब जब भी मैं बोलूँगा भाग 1 के अंतर्गत क्या है, तो जब आप भाग 1 के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 1 को पढ़ेंगे, तो उसका जो मटेरियल होगा या उसके अंदर जो लिखा हुआ सब्सटेंस होगा, वो हमेशा अपने भाग 1 के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आने वाले टॉपिक्स को ही डिटेल करेगा। 2 को समराइज़ नहीं करने देगा वो, ठीक है? 2 में आएँगे तो 2 अपने आप को समराइज़ करेगा, 3 में नहीं जाएगा वो, ठीक है? मतलब आप समझ के देखिएगा कि हम पढ़ रहे हैं एक परिवार, है ना? एक कुल और कुल के अंदर परिवार, परिवार के अंदर हम फिर मेल-फीमेल इस तरीके से हम उसके अंदर और तोड़ते चले जाते हैं। ठीक है? तो उसी प्रकार से भाग के अंदर आता है कौन? अनुच्छेद आता है। याद रखिएगा और इस तरीके से जो है उस पूरे 22 भाग में 395 अनुच्छेद लिखकर हमने तैयार किया। ठीक है? अब बात आती है अनुसूची की, तो याद रखिएगा अनुसूची एक ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसा सिनेरियो है जहां पर हमने इन दोनों से उसको बाहर रखा हुआ है और इसका कारण ये है कि जब हम किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर, है ना? जो सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो है याद रखिएगा, देखिए एक ऐसा चीज समझिएगा, जैसे हमारा दिनचर्या कैसा होता है, सामान्य तौर पर एक दिनचर्या होती है, सुबह उठकर जो है हमारे काम करना, फिर रात को सो जाना एक सामान्य दिनचर्या है, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि हम अपने घर पे फास्टेड रखते हैं, है ना? फास्टेड रखते हैं कि जो कभी चोट लग गई, हाथ कट गया, कुछ ऐसा हो गया तो ऐसा करेंगे। लेकिन आपने एक बात नोटिस किया होगा कि कभी-कभी कोई आदमी जल गया, ज़्यादा जल गया, तो फास्ट एड का यूज़ करने से बजाय हम हॉस्पिटल दौड़ते हैं, ठीक है? तो अनुसूची एक वैसे ही जगह है याद रखिएगा, जहाँ पर हम सामान्य तौर पर चीज़ों को बदलते हैं और काम करते हैं, लेकिन जब बात आती है कुछ गहराइयों की, जैसे अब मान लीजिए किसानों के ज़मीन को छीनने की बात आ जाए, ठीक है? तो ये बातें कहाँ लिखी गई है? अनुसूची में लिखी गई है ना? कि आपका ज़मीन जो है सरकार आपसे ले सकती है अगर सरकार सार्वजनिक काम कर रही है तो। सोचिए, इतना बड़ा मामला जब आपकी सरकार जो है ना आपकी ज़मीन छीन ले, तो ये बात आप कुछ नहीं कर सकते और वो जो है ना आप न्यायालय में भी नहीं जा सकते। ये बातें कहाँ रखी गई हैं? अनुसूची में रखी गई है, ठीक है? ऐसे बहुत बड़े-बड़े मामले जो है अनुसूची में डाल दिए गए हैं ताकि उससे कोई भी जो है अगर बाहरी अंदर इफ़ेक्ट पड़ेगा तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, उसके लिए हम उसको बाहर रख देते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ याद रखिएगा जितने भी संवैधानिक जो पद हैं, उनके शपथ को भी हमने वहाँ डाला हुआ है, अनुसूची में डाला हुआ है ना? सीटों की संख्या हमने बाहर रखी हुई है ताकि पूरे 10 साल में इसको परिवर्तित या जो 2026 तक का डाटा था मैंने बताया था 2026 तक जो है हमारे संसद में किसी प्रकार के सीटों का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, है ना? ये भी बात याद है आपको।
तो 2026 तक जो है ना हम सीटों में परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी कि सीटों की संख्या, राज्यसभा की सीटों की संख्या, है ना, सैलरी, पद, शपथ, ये सब हमने कहाँ रखा हुआ है, अनुसूची के अंदर रखा हुआ है। ऐसे मुद्दे जो हम बहुत लंबे समय तक नहीं बदलने वाले हैं, सिस्टमेटिक चलने वाला है, वो सारी चीजें यहाँ पर रखी गई हैं, ठीक है। तो अनुसूची जो है एक ज्वलंत मुद्दा रहता है, यानी कि एक ऐसा मुद्दा जो भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या में जो है सबसे बाहर इस चीजों के अंतर्गत शामिल किया जाए, ताकि हम अगर संविधान में कोई परिवर्तन करें, अनुच्छेद में कोई परिवर्तन करें, तो उसका असर इसके अंदर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। इसलिए अनुसूची को, इस शेड्यूल को हमने लागू किया है, ठीक है। तो इस 3 प्रकार के डेटा को याद रखिएगा, भाग, उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद और उसके बाद आता है आपका अनुसूचियां, ठीक है। चलिए सबसे पहले जो है देखिएगा इसके अंतर्गत, देखिए पहले जो है ना इस बात को तैयार कर लीजिए कि आपको 22 भाग कितने याद हैं, है ना। 22 भाग में आपको कम से कम भागों को अगर याद करना है तो कुछ भाग आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। देखिए मैंने यहाँ पर ना कुछ नंबर लिखे हैं। अगर आप देखेंगे तो इनमें कुछ बातें ऐसी जैसे प्रस्तावना, नागरिकता, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, भाग 5, भाग 6, है ना। और यहाँ पर मैंने पंचायती राज को छोड़ा हुआ है, पंचायती राज को शामिल करेंगे, ठीक है। तो उन सबको जोड़ते हुए देखेंगे तो 22 भाग जो है ना बहुत सरल है। संविधान संशोधन आपको अच्छे से याद रखना है, राजभाषा आपको याद रखना है, तो भाग 17 आपको याद रखना है। तो इस तरह की सिनारियो से जो है ना आपको पूरे भाग को याद करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि आप हमको यहाँ पर जो है हम एक बार भाग को थोड़ा सा रिपीट करते हैं। देखिएगा हमारे यहाँ भाग कौन कौन से 22 भाग है, हालांकि किताबों में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको याद करने का प्रयास करें और बिना ट्रिक के याद करें।